हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, युनची एक ओल्ड मैन वांग फू का रूप लेते हुए जाओ ट्राइब में ज़ाओ टियान के बेटे का इलाज करने के लिए आता है। जहां युनची की मेडिकल स्किल को देखते हुए ज़ाओ ट्राइब के सभी लोगों से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। लेकिन जब युनची ज़ाओ टियान के बेटे का इलाज करता है तो उसे होश तो आ गया था, लेकिन उसे अभी भी अपने बाएं हाथ में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, जो देखकर ज़ाओ टियान को यहाँ पे ऐसा लगने लगा था कि जैसे उस ओल्ड मैन डॉक्टर ने उसे झूठ बोला है। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ ज़ाओ टियान गुस्से से अपने बेटे के रूम से जाते हुए कहता है कि आज मैं झूठे बुड्ढे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन भाई जो भाग कर उन्हें रोकते हुए कहते हैं नहीं नहीं रुकिए मास्टर। जिसमें ज़ाओ टियान गुस्से से उसे भी थप्पड़ मारते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर ही विश्वास करके उसे अपने बेटे के इलाज करने की इजाजत दी थी, तो अब फिर तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। जिसपे बाई चू डरते हुए कहता है कि यंग मास्टर की टूटी हुई हड्डियां वापस से जुड़ गई है और धीरे धीरे उनकी मिस्टिक वेज भी रिकवर हो रही है। और मिस्टिक वेज के रिकवर होने की वजह से ही यंग मास्टर को पेन हो रहा था। वो ओल्ड मैन कोई झूठा पर्सन नहीं है, वो वाकई एक बहुत ज्यादा काबिल डॉक्टर है। बाई चू की यह बात सुनकर ज़ाओ टियान को भी एक झटका लगता है और वो बाई चू के दोनों हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है कि तुम सच कह रही हो। जिसपे बाई चू भी डरते हुए हमें अपना सर हिलाता है। ये देखकर ज़ाओ टियान वापस भागकर अपने बेटे के पास आता है और उसी के साथ वो वहाँ पे अपने एसिस्टेंट्स का उनकी मदद करने के लिए शुक्रिया अदा भी करने लगा था। और तभी बाई चू भी यंग मास्टर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, यंग मास्टर वो ओल्ड मैन एक बहुत ही ज्यादा काबिल डॉक्टर है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पूरे दिल से उनकी इज्जत करना, क्योंकि जितना जल्दी वो आपसे खुश होंगे उतना ही जल्दी वो आपको ठीक करेंगे। बाई चू की ये बात सुनकर ज़ाओ टियान कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और उसी के साथ ज़ाओ ट्राइब में मेरा ऑर्डर पास करो और सभी से कहो कि वो ओल्ड मास्टर वांग फू की इज्जत बिल्कुल वैसे ही करे जैसे हम लोग अपने एंसेस्टर्स की करते हैं। और अगर किसी ने उनके साथ बदतमीजी करने की हिम्मत की तो मैं खुद ज़ाओ टियान उन्हें बहुत ही बुरी सजा दूंगा। ज़ाओ टियान की ये बात सुनकर बाई चू भी वहाँ से ये ऑर्डर पास करने के लिए चला गया था। वहीं दूसरी तरफ हम युनची को अपने रूम के अंदर देखते हैं, जहाँ पे बैठा हुआ युनची फुल मजे लेते हुए अलग अलग खाने खा रहा था। और तभी वहाँ पे जैस्मीन बाहर आती है, जिसको देखते हुए युनची उससे पूछता है, मास्टर आपको वो जेट बेड कैसा लगा। जिसपे जैस्मीन सीरियस होते हुए उससे कहती है कि वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मेडिकल स्किल्स कहाँ से सीखी। जिसपे युनची उसे बताता है कि मेडिसिन स्किल्स मैंने अपने लास्ट मास्टर से सीखी थी। जिसपे जैस्मीन उससे पूछती है और तुम्हारा लास्ट मास्टर कौन था। जिसपे युनची उल्टा उसी से सवाल करते हुए कहता है, क्या मैंने कभी आपसे पूछा है कि आप अपने आप को प्रेसिस क्यों कहती है। नहीं ना, क्योंकि हर किसी के अपने अपने सीक्रेट्स होते हैं और ये मेरा भी एक सीक्रेट है। जिसपे जैस्मीन बुरा समूह बनाते हुए उसे कहती है क्योंकि ना बताओ, पर इतना बड़ा रिस्क लेते हुए तुम ये सब कर क्यों रहे हो। जिसपे युनची उससे कहता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ये लोग मुझे दोबारा परेशान ना करते तो मैं भी इन्हें छोड़ देता, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने मुझे मारने की प्लानिंग की, तो फिर भला अब मैं इन लोगों को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता हूँ। ये लोग मुझे मारने के लिए जो जो करेंगे मैं उसका इनसे 100 गुना ज्यादा बदला लूंगा। जिसपे जैस्मीन उससे कहती है कि अपना बदला लेने के चक्कर में तुम कहीं ये मत भूल जाना कि मेरी लाइफ भी अब तुम्हारी लाइफ पे डिपेंड करती है, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी मारी जाऊंगी। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ युनची दोबारा लू चेंग को चेक करने के लिए जाता है। और आज यहाँ पे बाई चू के साथ साथ ज़ाओ टियान भी उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा था, लेकिन यू चेंग सीधे जाते हुए लू चेंग के हाथ को पकड़कर उसे बहुत ही अजीब तरीके से चेक करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बेचारे लू चेंग को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। जो देखकर जैस्मीन युनची से कहती है कि तुम एक बहुत ही हाईली स्किल्ड डॉक्टर हो, तो क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ये ऑलमोस्ट रिकवर हो गया है। जिसपे युनची उसे कहता है कि इसका रिकवर होना और ना होना मेरे ऊपर डिपेंड करता है, तुम बस देखो अभी मैं इन सभी को कैसे परेशान करता हूँ। और ये कहते हुए युनची ने अपने हेवनली पॉइजन पल की पावर लू चेंग की बॉडी के अंदर डाल दी थी, जिसका पता किसी को भी नहीं चलता। और ऐसा होते ही युनची अपना नाटक करते हुए कुछ कहे बगैर ही चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर ज़ाओ टियान उसे रोकते हुए कहता है, सीनियर क्या हुआ, आप इस तरह से कुछ कहे बगैर ही क्यों जा रहे हैं। जिसपे युनची गुस्से से उससे कहता है क्योंकि मेरा यहाँ पे रुकना बेकार है, इसलिए मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। जिसपे ज़ाओ टियान थोड़ा घबराते हुए कहता है, पर आप क्यों जा रहे हैं, आपने तो कहा था कि आप मेरे बेटे का इलाज करने के बाद यहाँ से जाएंगे, तो फिर आप इस तरह से अचानक यहाँ से क्यों जा रहे हैं। जिसपे युनची दोबारा गुस्से से उससे कहता है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को कल कहा भी था अपने बेटे को कुछ भी मत खिलाना, लेकिन उसके बावजूद भी तुम लोगों ने इसे खाना खिलाया, जिसकी वजह से मेरी कल की हुई पूरी मेहनत बेकार चली गई। ये सुनकर ज़ाओ टियान कहता है, सीनियर प्लीज हमें माफ कर दे, लेकिन जब मेरी वाइफ ने अपने बेटे को जागे हुए देखा तो वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाई और उसे लगा कि शायद उसका बेटा बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, इसलिए उसने लू चेंग को बस चिकन सूप ही बनाकर पिलाया था। और ये सब भी उसने एक माँ के प्यार में किया था। आप तो जानते ही होंगे कि एक माँ तो माँ ही होती है, उसे भला अपने बेटे की केयर करने से कौन रोक सकता है। जिसपे युनची गुस्से से उसे कहता है, ये तुम लोगों का अपने बेटे के लिए प्यार है या तुम लोगों से मारना चाहते हो। तुमने अपने बेटे को चिकन सूप पिलाकर मेरी कल की हुई सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया। और ये कहते हुए युनची वहाँ पे अपनी हेवनली पॉइजन पल की पावर को एक्टिवेट करता है, जिसके एक्टिवेट होते ही लू चेंग को अपने बाएं हाथ में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, जिसकी वजह से वो दर्द के मारे वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगा था। और अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर ज़ाओ टियान भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और उसे भी यहाँ पे अब ऐसा ही लगने लगा था कि उस चिकन सूप ने वाकई उसके बेटे की तबीयत को और ज्यादा खराब कर दिया। इसलिए वो युनची से माफी मांगते हुए कहता है, सीनियर प्लीज हमें माफ कर दे, अनजाने में ही हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, अगर आप चाहें तो हमें कोई भी सजा दे सकते हैं, पर प्लीज हमारी गलती की सजा हमारे बेटे को मत दीजिए, वो तो बेगुनाह है, उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। सीनियर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज मेरे बेटे को बचा ले। जिसपे युनची दोबारा यहाँ पे नाटक करते हुए कहता है कि अगर यहाँ पे कोई और होता तो मैं उसका इलाज कभी भी नहीं करता, फिर चाहे उनकी पूरी फैमिली मेरे सामने झुककर भीख ही क्यों न मांगती, लेकिन तुम्हारा बेटा अलग है, मुझे इसमें अपने ग्रैंडसन की परछाई दिखाई देती है, इसलिए मैं तुम्हारे बेटे का इलाज जरूर करूंगा। और ये कहकर युनची वहाँ पे रोते हुए कहता है
है कि मेरा ग्रैंडसन भी तुम्हारे बेटे की तरह बहुत ज्यादा टैलेंटेड था, लेकिन वो कहते हैं कि जो लोग गॉड को ज्यादा पसंद होते हैं गॉड उन्हें बहुत जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। सेम ऐसे ही मेरे पोते के साथ भी हुआ था। इवन मैं खुद जो अपनी अमेजिंग मेडिकल स्किल से दूसरे लोगों का इलाज करता हूँ, पर उसके बावजूद भी मैं अपने पोते को नहीं बचा पाया था। और ये कहकर यूनची लू चेंग के पास जाते हुए कहता है, पर तुम्हारा ये बेटा बिल्कुल मेरे पोते की तरह दिखता है। इवन इन दोनों के तो नाम भी सेम है, क्योंकि मेरे भी पोते का नाम हुआंग फू चेंग था और तुम्हारे इस बेटे का नाम भी चेंग है। वो सेम बिल्कुल इसी की ही एज का था जब वो मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चला गया था। मेरे पोते की किस्मत वाकई बहुत ज्यादा बुरी थी जब वो इतनी जल्दी मुझे छोड़कर यहाँ से चला गया। जिस पे जाओ टियान भागकर यूनची के पास आते हुए कहता है कि ये बुरी किस्मत नहीं थी, बल्कि ये तो अच्छी किस्मत है, क्योंकि ये सब गॉड ने पहले से ही अरेंज कर लिया होगा कि अपना एक पोता खोने के बाद आपको इस तरह से एक और पोता मिल जाएगा। जिस पे यूनची उससे कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। जिस पे जाओ टियान कहता है कि ये सब किस्मत का खेल है, गॉड ने आपसे एक पोता छीन कर आपको दूसरा पोता दे दिया। जिस पे यूनची उससे कहता है नहीं नहीं, जरूर तुम मेरे साथ मजाक कर रहे होगे, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसे ही तुम्हारे बेटे का ग्रैंडपा कैसे बन सकता हूँ। जिस पे जाओ टियान उससे कहता है सीनियर प्लीज आप मेरी रिक्वेस्ट को मान लें और मैं खुद लू चेंग का पिता कह रहा हूँ कि आज से आप लू चेंग के ग्रैंडपा है। और ये कहकर जाओ टियान अपने बेटे लू चेंग से कहता है कि बेटा अपने ग्रैंडपा को ग्रीट करो, आज से ये तुम्हारे नए ग्रैंडपा है। जिस पे लू चेंग भी बहुत ही मुश्किल से उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं ग्रैंडपा। और ये सुनते यूनची दोबारा वहाँ पे नाटक करते हुए कहता है क्या क्या कहा तुमने, एक बार फिर से कहना। जिस पे लू चेंग दोबारा उसे ग्रैंडपा कहकर बुलाता है। लू चेंग की ये बात सुनकर यूनची तो वहाँ पे रोने लगा था और तभी बाईचू आगे आते हुए कहता है सीनियर हुआंग फू मुबारक हो, आपको एक और पोता मिल गया। और बाईचू कैसे कहते यूनची ने दोबारा वहाँ पे अपने हेवनली पॉइजन पाल की पाल को एक्टिवेट करते हुए दोबारा लू चेंग को वहाँ पे तड़पाना शुरू कर दिया था। ये देखकर जाओ टियान यूनची से कहता है सीनियर प्लीज अपने पोते को बचा लीजिए। जिस पे यूनची उससे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ। और ये कहकर यूनची दोबारा वहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके से लू चेंग का इलाज करने लगा था, जिसे देखते हुए जाओ टियान और बाईचू को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये किस तरह का इलाज है। और ये सब देखते हुए जस्मीन भी यूनची से कहती है कि अब बस भी करो, बहुत हो गया। जिस पे यूनची एक डेवल स्माइल करते हुए कहता नहीं अभी नहीं। और ये कहते हुए यूनची ने लू चेंग की बॉडी से अपने हेवनली पॉइजन पाल की पाल को वापस ले लिया था। जिसके बाद वो लू चेंग से कहता है कि अब अपने हाथ को मूव करके देखो। और लू चेंग यहाँ पे वाकई अब अपने हाथ को मूव कर पा रहा था, जो देखकर लू चेंग के साथ साथ जाओ टियान भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। और तभी यूनची उनसे कहता है कि अब इसे मेडिसिन देने का वक्त हो गया है, क्या तुम लोगों के पास कोई जान बचाने वाली हर्ब्स मौजूद है। जिस पे बाईचू उससे कहते हैं हाँ सीनियर, आपको जो कुछ चाहिए होगा वो आपको हमारे टायर हाउस से मिल जाएगा। और ये कहकर बाईचू हुआंग फू को अपने टायर हाउस में ले जाता है, जो देखकर जस्मीन कहती है कि अब मैं ये नाटक और ज्यादा नहीं देख पाऊंगी, इसलिए मैं तो सो रही हूँ। वहीं बाईचू यूनची को अपने टायर हाउस में ले आते हुए कहता है ये हमारे जाओ ट्राइब का सीक्रेट रूम है और यहाँ पे आपको हर किस्म का टायर मिल जाएगा। और वहाँ आते यूनची बस अपनी स्मेल से ही न सिर्फ बाईचू को मेडिसिन का नाम बता रहा था, बल्कि उसी के साथ साथ वो उसे उस हर्ब की एज भी बता रहा था कि वहाँ पे रखी हुई उस हर्ब की उम्र इतनी ज्यादा है और उसे इतनी मात्रा में अपने साथ ले लो। और ये सब देखते हुए बाईचू को अंदर से झटके पे झटके लग रहे थे, क्योंकि किसी भी मेडिकल डॉक्टर के लिए सिर्फ स्मेल करके किसी हर्ब की उम्र को बता पाना लगभग इम्पॉसिबल था। और सारी हर्ब्स को लेने के बाद जब दोनों वहाँ से वापस जा रहे थे तो तभी अचानक यूनची की नजर वहाँ पे रखी हुई एक सोड के ऊपर पड़ती है, जिससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर ऑरा निकल रहा था। और यूनची को इस तरह से उस सोड को घूरते हुए देखकर बाईचू आगे आते हुए कहता मास्टर हुआंग फू आपका टेस्ट वाकई बहुत ज्यादा अच्छा है, ये हमारे पूरे जाओ ट्राइब की सबसे बेस्ट सोड है जिसका नाम टाइगर स्पिरिट है। और आज तक इस मिस्टीरियस सोड को हमारे पूरे जाओ ट्राइब में कोई भी यूज नहीं कर पाया। और इस मिस्टीरियस सोड के बारे में कहा जाता है कि इस मिस्टीरियस सोड के अंदर प्योर व्हाइट टाइगर की कोर को मर्ज किया गया है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यह सोड पूरी जिन सिटी की सबसे ज्यादा पावरफुल सोड है। और उसके बाद बाईचू यूनची को वहाँ पे रखे हुए थंडरबोल्ट बॉम्ब्स और पॉइजनस गन के बारे में बताते हुए उसे वो सब भी दिखाता है। और वो उन सभी पावरफुल वेपन्स के बारे में बताते हुए यूनची से कहता है आपको ऐसे पावरफुल वेपन्स पूरी जिन सिटी के अंदर कहीं भी नहीं मिलेंगे और ये पॉइजनस गन तो बहुत ही ज्यादा खास है। जिस पे यूनची ने वो पॉइजनस गन उठाते हुए बाईचू की तरफ पॉइंट कर दी थी, जो देखकर बाईचू डरते हुए कहता है मास्टर हुआंग फू प्लीज रुकिए, अगर ये पॉइजनस गन गलती से भी यहाँ पे चल गई तो यहीं पे मेरी मौत हो जाएगी। उसके बाद हमें दोबारा लू चेंग के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूनची पूरे 3 दिन तक लगातार लू चेंग का बहुत अच्छे से इलाज करता है। और 3 दिनों बाद लू चेंग इस काबिल हो गया था कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। और आज लू चेंग जैसे ही खड़ा होता है तो वो खुश होते हुए अपने पिता से कहता है फादर अब मैं अपनी मिस्टिक वेंस को वापस से महसूस कर पा रहा हूँ, इवन मेरी 2 और मरीडियंस भी ओपन हो गई है। जिस पे जाओ टियान भी खुश होते हुए कहता है क्या वाकई ही। और ये कहकर वो दोनों बाप बेटे वहाँ पे यूनची का शुक्रिया अदा करने लगे थे। लेकिन उन सबसे अलग बाईचू तो हमेशा की तरह अभी भी बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसे यहाँ पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सीनियर हुआंग फू ने सिर्फ 3 दिनों के इलाज के बाद यंग मास्टर को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। और ये कहकर वो यूनची की तारीफ करते हुए कहता है कि अगर ये सब मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता तो मैं कभी भी इस बात के ऊपर यकीन नहीं करता। एक डॉक्टर ने किसी ऐसे पर्सन को सिर्फ 3 दिनों के अंदर ठीक कर दिया जिसकी मिस्टिक वेंस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जिस पे यूनची उनसे कहता है कि इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, तुम लोग बस कुछ दिन वेट करो, एक बार लू चेंग पूरी तरह से ठीक हो जाए उसके बाद मैं इसे सिर्फ कुछ ही दिनों में ऑप्टिमिस्टिक रियल में ब्रेक थ्रू करवा दूंगा। ये सुनकर वो दोनों बाप बेटा और भी ज्यादा खुश हो गए थे। और लू चेंग खुश होते हुए कहता है क्या वाकई ही। जिस पे यूनची उससे कहता है कि मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। यूनची की ये बात सुनकर जाओ टियान खुश होते हुए कहता है मुझे लगता है गॉड हमसे बहुत ज्यादा मेहरबान हो गए हैं जो उन्होंने ब्लेसिंग
के रूप में डॉक्टर हुआंगफू को हमारी फैमिली में भेजा है। और तभी लू चंग युनची के पास आते हुए उससे पूछता है, ग्रैंडपा मुझे अर्थ मिस्टिक रियल में ब्रेक थ्रू करने में कितना वक्त लगेगा? जिस पे युनची उससे कहता है यही कोई 1-2 महीने। युनची की ये बात सुनकर लू चंग कहता है कि क्या कोई और ऐसा रास्ता नहीं है जिससे मैं और भी ज्यादा जल्दी अर्थ मिस्टिक रियल में ब्रेक थ्रू कर सकूं? जिस पे युनची उससे कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, तुम तो 6 महीने बाद शादी करने वाले हो ना? जिस पे लू चंग कहता है कि नहीं, मैं ये सब अपनी शादी के लिए नहीं कह रहा, मुझे डर है कि कहीं वो लड़का मुझसे बचकर भाग न जाए जिसने मेरी मिस्टिक विंग्स को डिस्ट्रॉय किया था। जिस पे जाओ टियान आगे आते हुए अपने बेटे से कहता है कि तुम उस लड़के युनची के बारे में फिक्र ना करो, मैंने लॉर्ड किन को ऑर्डर दे दिया है कि वो 10 दिन के अंदर अंदर चुपचाप उस लड़के युनची को हमारे हवाले कर दे। जिस पे लू चंग खड़ा होते हुए कहते हैं, नहीं फादर, मैं खुद उसे पकड़कर अपने हाथों से मारना चाहता हूँ और उसको मारने के बाद मैं उसकी लियो यून सिटी में जाऊंगा और वहाँ जाकर उसकी फैमिली को ढूंढकर उन्हें भी खत्म कर दूंगा। जिस पे युनची लू चंग से कहता है कि तुम उस लड़की की गलती के लिए उसकी फैमिली को मारना चाहते हो? इस पे लू चंग कहता है, हाँ मैं उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा, क्योंकि जब तक मैं उसकी पूरी फैमिली को खत्म नहीं करूंगा मुझे सुकून नहीं आएगा। जिस पे युनची उसे कहता है, ओके, अब जब तुमने अपना माइंड बना ही लिया है तो मैं भी इसमें तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, लेकिन अगर तुम्हें अर्थ मिस्टिक रियल में ब्रेक थ्रू करना है तो उसके लिए अब तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन की जरूरत होगी। जिस पे जाओ टियान युनची से कहता है, सीनियर आप बस मुझे बताएं कि आपको कौन कौन सी हर्ब चाहिए, आपने जो भी हर्ब्स कही मैं उन्हें कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊंगा, क्योंकि ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। जिस पे युनची उससे कहता है कि तुम्हें अपने बेटे की आगे की कल्टीवेशन के लिए एक ड्रैगन पिल की जरूरत होगी। ड्रैगन पिल का नाम सुनते ही उन सभी को एक झटका लगता है और बाइचू तो हैरान होते हुए कहता है कि पूरे टियानजुआन कॉन्टिनेंट के अंदर भी सिर्फ कुछ गिनी चुनी ही ड्रैगन पिल्स मौजूद है, इसलिए इतने कम समय में एक ड्रैगन पिल को ढूंढ पाना लगभग इम्पॉसिबल है। बाइचू की ये बात सुनकर जाओ टियान और लू चंग ने भी ऑलमोस्ट अपनी हार मान ही ली थी, क्योंकि ड्रैगन पिल को ढूंढ पाना कोई आम बात नहीं थी। लेकिन युनची वापस पलटते हुए उनसे कहता है कि तुम लोगों से किसने कहा कि एक ड्रैगन पिल को ढूंढना मुश्किल है, तुम्हारी अपनी जिनयू सिटी के अंदर ही एक ड्रैगन पिल मौजूद है। जिस पे जाओ टियान हैरान होते हुए कहता है, क्या हमारी जिनयू सिटी के अंदर ड्रैगन पिल मौजूद है? किसके पास है वो पिल? क्या वो स्काई बर्निंग सेट के पास मौजूद है या फिर सोर्ड सेट के पास मौजूद है? जिस पे युनची उसे बताता है कि वो ड्रैगन पिल ब्लैक मून ऑफ चैम्बर में मौजूद है। ये सुनकर जाओ टियान को दोबारा एक झटका लगता है, पर आप तो शेनोवांग सिटी से आए हैं, तो फिर आपको ये बात कैसे पता चली कि ब्लैक मून ऑफ चैम्बर के पास ड्रैगन पिल मौजूद है? जिस पे युनची उससे कहता है, क्या तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ? जिस पे जाओ टियान कहता है, सॉरी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर युनची उनसे कहता है कि अब जब तुम लोगों को पता चल गया है कि वो ड्रैगन पिल कहाँ है तो जल्दी से उसे ले आओ। जिस पे जाओ टियान कहता है, पर मुझे नहीं लगता कि ब्लैक मून ऑफ चैम्बर इतनी आसानी से हमें वो ड्रैगन पिल सेल करेगा, और अगर किसी और भी पर्सन के पास वो ड्रैगन पिल होती तो हम उसे चुरा भी लेते, पर ब्लैक मून ऑफ चैम्बर के साथ डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिस पे युनची उससे कहता है कि जब मैंने तुम्हें वो पिल लाने के लिए कहा है तो उसे लाने के लिए रास्ता भी मैं ही बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हमें जिनयू मिस्टिक पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ज़ोरू और युनबा के साथ साथ बाकी सभी डिसेबल्स भी युनची को ढूंढ रहे थे, पर पूरी जिनयू सिटी में तलाश करने के बावजूद भी उन्हें युनची कहीं भी नहीं मिला था, जिसकी वजह से अब ज़ोरू और युनबा दोनों को युनची की बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगी थी। इवन अब तो उन लोगों को यहाँ पे ऐसा लगने लगा था कि कहीं जाओ ट्राइब नहीं तो युनची को किडनैप नहीं करवा लिया। इस पे वहाँ पे खड़े बाकी डिसेबल्स कहते हैं, हाँ हमें भी ऐसा ही लगता है। जो सुनकर तो बेचारी ज़ोरू परेशान होते हुए वहाँ से चली गई थी। उसके बाद हमें दोबारा लू चैंग के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ युनची जाओ टियान से कहता है कि मैंने तुमसे जो कहा था वो तुम्हें सब याद है ना? जिस पे जाओ टियान उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं, हाँ सीनियर मुझे सब याद है। और तभी युनची बाइचू से कहता है, एल्डर बाइचू आप भी जाओ टियान के साथ जाओ, क्योंकि आपको पिल्स की काफी अच्छी नॉलेज है, क्योंकि ब्लैक मून ऑफ चैम्बर का वो शॉपकीपर पो ही बहुत ज्यादा चालाक है, हो सकता है वो जाओ टियान को बेवकूफ बनाते हुए उसे एक फेक ड्रैगन पिल दे दे। जिस पे बाइचू भी युनची को ग्रीट करते हुए कहता है, ओके मास्टर। जो देकर युनची उनसे कहता है, ओके अब तुम दोनों जल्दी से वहाँ के लिए निकलो, कहीं ऐसा न हो कि कोई और ही उस पिल को खरीद ले। और जैसे वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो युनची दोबारा वहाँ पे नाटक करते हुए कहता है, ओहो मैं भी कितना ज्यादा भुलक्कड़ हूँ, ये तो लू चैंग को मेडिसिन देने का टाइम है और उसके लिए मुझे टायर रूम से कुछ हर्ब्स चाहिए होगी, लेकिन क्योंकि तुम दोनों यहाँ से जा रहे हो तो तुम किसी और को मुझे उस टायर रूम में ले जाने के लिए बोल दो। जिस पे जाओ टियान कहता है, पर हम दोनों के अलावा और किसी को भी टायर हाउस में जाने की इजाजत नहीं है। जिस पे युनची घबराने का नाटक करते हुए कहता है, तो फिर अब हम क्या करें? अगर लू चैंग को मेडिसिन देने में थोड़ी भी देर हुई तो उसकी इंजरीज फिर से बढ़ने लगेंगी। युनची की ये बात सुनकर जाओ टियान भी थोड़ा डर गया था और वो अपने क्लैन के टायर रूम की चाबी को बाहर निकालते हुए कहता है, सीनियर प्लीज आप खुद ही वहाँ जाकर आपको जो जो हर्ब चाहिए वहाँ से ले ले। जिस पे युनची उसे मना करते हुए कहता है, नहीं मैं एक आउटसाइडर हूँ और मैं इस तरह से अकेले तुम्हारे टायर रूम में कैसे जा सकता हूँ। जिस पे जाओ टियान जल्दी से आगे आते हुए युनची से कहता है, नहीं सीनियर आप कोई आउटसाइडर नहीं है, आप तो लू चैंग के ग्रैंडपा है, अगर आपने ये चाबी लेने से मना की तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। जिस पे युनची एक लंबी सांस छोड़ते हुए उसके हाथ से वो चाबी लेते हुए कहता है, अगर मुझे लू चैंग की परवाह नहीं होती तो मैं कभी भी वहाँ पे अकेला नहीं जाता। ओके अब तुम दोनों जाओ और हाँ जल्दी वापस आ जाना। युनची की ये बात सुनकर वो दोनों चुपचाप वहाँ से चले गए थे, जो देखकर युनची के फेस के ऊपर एक डेविल स्माइल आ गई थी। जिसके बाद वो सीधा उसी टायर रूम के अंदर आ गया था और उस टायर रूम को देखते हुए युनची कहता है कि अब की बार मैं जाओ ट्राइब का वो हल करूंगा कि अगली बार वो लोग मुझसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेंगे। और ये कहते हुए युनची ने उस पूरे टायर रूम को खाली करना शुरू कर दिया था। वो वहाँ पे मौजूद सारे टायर्स को अपने हेवनली पॉइजन पाल के अंदर रखता जा रहा था और देखते ही देखते उसने सिर्फ कुछ ही देर में पूरे के पूरे टायर रूम को ही खाली कर दिया था। और तभी वहाँ पे उसकी नजर उसी टाइगर स्पिरिट सोर्ड और थंडरबोल्ट
बॉम्ब्स के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखकर यूनची ने स्माइल करते हुए उन्हें भी अपने हेवनली पॉइजन पाल के अंदर रख लिया था। और ट्रायर रूम को पूरी तरह से खाली करने के बाद वो दोबारा लू चैंग के रूम में आकर लू चैंग को थप्पड़ मारते हुए जगाता है और लू चैंग को जागे हुए देखकर वो उससे कहता है, फाइनली अब तुम्हारा पूरी तरह से ठीक होने का वक्त आ गया है। जिस पे लू चैंग भी खुश होते हुए कहता है, यस ग्रैंडपा, और ये सब बस आपकी वजह से ही हो पाया है, अगर आप ना होते तो मैं कभी भी रिकवर नहीं हो पाता। जिस पे यूनची उसे रोकते हुए कहता है, ओके अब तुम शांत हो जाओ, अब जब तुम ठीक हो गए हो तो तुम्हारा एक सच जानने का भी टाइम आ गया है, पर मुझे लगता है अभी तुम उस सच को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जिस पे लू चैंग उससे कहता है, ग्रैंडपा आप फिक्र ना करें, मैं बहुत ज्यादा टफ गाय हूँ, आप बस बताइए आप क्या बताना चाहते हैं। जिस पे यूनची अपना रूप बदलते हुए उससे कहता है, माय डियर ग्रैंडसन, देखो रियल में मैं कौन हूँ। और यूनची को अपने सामने देखते ही बेचारे लू चैंग की आंखें खुली रह गई थी। उसके बाद हमें ब्लैक मून ऑफ चैम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ देखते ही देखते बाइचू और ज़ाओटियान भी आ गए थे, जिन्हें देखकर वो शॉपकीपर पू ही उन्हें ग्रीट करता है और उसी के साथ वो उनसे वहाँ पे आने की वजह पूछता है। जिस पे ज़ाओटियान उससे कहता है, मिस्टर पू ही, मैं सीधा आपसे बात करता हूँ, मैं यहाँ पे ड्रैगन पिल को बाय करने के लिए आया हूँ। जिस पे वो शॉपकीपर पू ही, जिसे यूनची ने अपना सारा प्लान पहले ही समझा दिया था, वो भी यहाँ पे यूनची की तरह नाटक करते हुए कहता है, ड्रैगन पिल? कौन सी ड्रैगन पिल? मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं। जिस पे ज़ाओटियान थोड़ा गुस्से से उससे कहता है कि मेरे पास इन फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, और ये कहकर ज़ाओटियान उसे वो यूनची वाला हेवनली कार्ड दिखाता है, जिसको देखते ही पू ही चौंकते हुए कहता है, ओ तो तुम्हें यहाँ पे उसने भेजा है। और ये कहते हुए पू ही ने चुपचाप उसे वो ड्रैगन पिल दे दी थी, जिसको लेकर ज़ाओटियान और बाइचू दोनों खुशी वापस अपने क्लैन की तरफ जाने लगे थे। और वहाँ से वापस जाते हुए ज़ाओटियान खुश होते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा वो पू ही, इसको मनाना इतना ज्यादा मुश्किल है, उसने हमें इतनी आसानी से ये ड्रैगन पिल दे दी। जिस पे बाइचू कहता है, ये सब तो सीनियर हुआंग फू का कमाल है। और वो दोनों इसी तरह से आपस में बातें करते हुए वापस अपने सेक्ट में आ गए थे, जहाँ पे पूरे सेक्ट में हड़बड़ी मची हुई थी। और ज़ाओटियान को वहाँ देखकर एक डिसेबल भागकर उसके पास आते हुए कहता है, मास्टर एक बहुत बुरी खबर है। जिस पे ज़ाओटियान भी सीरियस होते हुए कहता है, क्या हुआ। तभी वहाँ पे बैठा हुआ वो डॉक्टर ज़ाओटियान से कहता है, मास्टर यहाँ आकर देखिए, न जाने यंग मास्टर को अचानक से क्या हो गया है। इनकी हालत को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इनकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। इवन अब इनकी मिस्टेक वेज के साथ साथ इनकी मरीडियस भी डिस्ट्रॉय हो गई है। ये सुनते ही ज़ाओटियान को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और उसके हाथ से वो ड्रैगन पिल भी छूट कर गिर गई थी, जिसके ऊपर जैसे ही वहाँ पे गुजर एक डिसेबल का पाँव पड़ता है तो वो पिल वहाँ पे केक की तरह वहीं पे टूट गई थी। ये देखकर तो ज़ाओटियान को और भी ज्यादा बड़ा झटका लगता है और जैसे ही वो उस पिल को उठाकर सूंघता है तो उसे उस पिल से बिल्कुल एक केक की तरह स्मेल आ रही थी, जो देखकर ज़ाओटियान गुस्से से कहता है, ये तो ग्रीन बीन केक है। जिस पे बाइचू भी उस पिल को सूंघते हुए कहता है, नहीं ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने वहाँ पे अच्छी तरह से इस पिल को चेक किया था, वहाँ पे इस पिल से वाकई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रैगन ऑरा निकल रहा था। और ये सब असल में यूनची का ही कमाल था। उसने अपनी हेवनली पॉइजन पाल की पावर का यूज करते हुए ड्रैगन कोर की थोड़ी सी एनर्जी उसी फेक ड्रैगन पिल के अंदर ट्रांसफर कर दी थी, ताकि कोई चाहकर भी उस फेक ड्रैगन पिल को पहचान न सके। और जब वो शॉपकीपर ही उस ड्रैगन पिल को पहचानने में नाकाम हो गया था तो यूनची का आधा प्लान तो वहीं पे कामयाब हो गया था। और तभी ज़ाओटियान वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए कहता है, सीनियर हुआंग फू कहाँ है। जिस पे वो डॉक्टर कहता है कि उन्होंने हमसे कहा था कि वो ट्रायल रूम में कुछ मेडिसिन लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो वहाँ से अभी तक वापस नहीं आए। हमने अपने एक डिसेबल को वहाँ पे चेक करने के लिए भेजा है, वो अभी थोड़ी देर में आता ही होगा। और तभी वही डिसेबल भागते हुए आकर उन्हें बताता है कि ट्रायल रूम को किसी ने पूरी तरह से खाली कर दिया है। ये सुनते ही ज़ाओटियान को फिर से झटका लगता है। आज तो बेचारे ज़ाओटियान को झटके पे झटके लग रहे थे। और जब ज़ाओटियान और बाइचू दोनों ट्रायल रूम के अंदर पहुंचते हैं तो वो ट्रायल रूम वहाँ पे पूरी तरह से खाली हो चुका था। और तभी बाइचू की नजर वहाँ पे रखे हुए एक लेटर के ऊपर पड़ती है, जिसे पढ़ने के लिए वो ज़ाओटियान को देता है। और जब ज़ाओटियान वो लेटर पढ़ना शुरू करता है तो उसमें यूनची ने लिखा था, ज़ाओटियान मेरा इतनी ज्यादा मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मुझे बहुत ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मेरा प्यारा ग्रैंडसन इस बार हमेशा के लिए पूरी तरह से एक यूजलेस पर्सन बन गया है। अब इस पूरी दुनिया में कोई चाहकर भी उसे ठीक नहीं कर पाएगा। इवन अब तो रियल हुआंग फू भी उसे ठीक नहीं कर पाएगा। और उस लेटर में आखिर में लिखा था, तुम्हारा फेवरेट पर्सन यूनची। और ये लेटर पढ़ते ही बेचारे ज़ाओटियान को इतना बड़ा सदमा पहुंचता है कि उसकी हालत वहीं पे ही खराब होने लगी थी। इवन उसे वहाँ पे ब्लड की उल्टी भी होने लगी थी, जो देखकर बेचारा बाइचू भी अपने मास्टर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वहीं दूसरी तरफ यूनची, जो कि अभी भी हुआंग फू के ही रूप में था, वो मजे से वहाँ से वापस जा रहा था। और जैस्मीन उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हारे इस कबाल का मैं क्या करूं, क्या तुम इन्हें संभाल कर नहीं रख सकते थे। जिस पे यूनची स्माइल करते हुए उससे कहता है कि उस वक्त इन्हें संभालने के लिए मेरे पास वक्त नहीं था। और ये कहते हुए यूनची अभी वहाँ से भाग ही रहा था कि तभी वहाँ पे उसका सामना उसी टेढ़े एल्डर के साथ होता है, जो हैरान होते हुए यूनची से पूछता है कि सीनियर आप कहाँ जा रहे हैं। जिस पे यूनची उससे कहता है कि मुझे बस यहाँ पास में एक छोटा सा काम था, मैं बस वहीं जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, तुम लोग डिनर पे मेरा वेट करना। और ये कहकर यूनची वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि आखिरी मोमेंट में मेरा सामना इस टेढ़े एल्डर के साथ होगा। और जैसे ही वो एल्डर वहाँ से जाने के लिए वापस मुड़ता है तो तभी अचानक उसे एक स्टोन के अंदर से ज़ाओटियान की आवाज आती है, जो अनाउंस करते हुए ज़ाओ ट्राइब के सभी लोगों से कहता है कि हुआंग फू असल में यूनची है, वो तुम में से किसी को कहीं भी नजर आए तो उसे पकड़ लेना। ये सुनते ही वो एल्डर यूनची को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है, जो देखकर यूनची भी समझ गया था कि उसे उसकी असलियत पता चल गई है, इसलिए यूनची भी काफी तेजी से वहाँ से भागने लगा था। लेकिन वो एल्डर पीछे से ही अपनी मिस्टिक पावर का यूज करते हुए यूनची के ऊपर अटैक करने लगा था। लेकिन यूनची यहाँ पे बहुत ही तेजी से मूव करते हुए उसके सभी अटैक से बहुत ही आसानी से बच रहा था। लेकिन तभी अचानक उस एल्डर ने यूनची के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए उसे वहाँ से पीछे की तरफ गिरा दिया
था, जिसके बाद यूनची वहाँ से दोबारा नहीं उठ पाता। जिसके बाद वो एल्डर जैसे यूनची को चेक करने के लिए उसके पास जाता है तो यूनची ने अचानक ही उठते हुए उस एल्डर के ऊपर थंडरबोल्ट बूम से अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उस एल्डर के फेस के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और इसी सीन के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।